हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम फिर से जो सीटेट में क्वेश्चन बना था सीडीपी का, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसका हम आज हम करवाने वाले प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं सीटेट का। जो कोई भी सीटेट का तैयारी करते हैं तो इसमें सीटेट में क्या होता है, सीडीपी से जो कोई भी मतलब आज हम लोग सीडीपी का करेंगे। पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। ये सीटेट का रहेगा, ठीक है, सीटेट का सीडीपी का रहेगा। सीडीपी का पेपर 2, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं पेपर 2 का। जो कोई भी पेपर 2 का तैयारी है सीडीपी का, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा 2018 में जो क्वेश्चन सीडीपी में आया पीवाईक्यू। क्योंकि यदि आप 2000 अभी 2025 का जो जुलाई सेशन में जो एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 18 या 17, 18 से लेके अभी जो 24 तक का बीच में जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है आप उसको सारा प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। 18 या 17 से लेके मतलब 4 5 6 साल का आपको क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस सब का क्वेश्चन करके जाइएगा ना, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 18 का पेपर 2 का, ठीक है, पीओ के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो कोई भी सेटेट का तैयारी करते हैं आप लोग इसमें बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दिव्य, क्या है ऑप्शन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो जैसे दिव्या नाम की एक लड़की है, क्या कहते हैं उसको छोटे छोटे मतलब उसको अलग अलग पार्ट में, जैसे कि कोई मान लो टॉपिक है उसको क्या कहते हैं छोटा छोटा पार्ट में या उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देने के बाद क्या होता है उसके लिए आसान हो जाता है, तो उसको आसान बना देते हैं। यह उपयोगी है, उसके लिए क्या उपयोगी है। आपका ऑप्शन है पहला कम करने की विधि है, दूसरा है द्वितीयक विस्तार विधि है, ऑप्शन नंबर सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक जड़ नियामक विधि है। तो आप लोग बताइए वह इस कामों को कर लेती है तो वह कौन सी विधि है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का है। तो ये कौन सा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छा से करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। और अभी जो वर्तमान सीडी मतलब सीटेट का जो थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना की परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोगी करता है। मतलब उपयोग क्या करता है, देखिए एक रवि नाम का लड़का है, क्या क्या अपने अनुभव और उसका जो लक्षण के आधार पर क्या करता है उसको खराब जो भी उपकरण है उसको क्या करता है परिकल्पित करके परीक्षण करता है। मतलब उसको सुधार कर उसको उपयोग करने में उपयोगी इस्तेमाल करता है, ठीक है। वह उसके लिए उपयोगी करता है। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, ऑप्शन में सी मानसिक दृष्टा का, ऑप्शन में डी अनुमानी विधि का। तो किस लिए वो उपयोगी करता बनेंगे आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है अनुमानी, अनुमानी विधि का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम अभी सिर्फ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीडीपी का मैंने क्वेश्चन वहाँ टोटल डिटेल वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से जाए ताकि आपको एग्जाम में कम समय में आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वहाँ पे सीडीपी का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे सीडीपी का डिटेल वीडियो है तो वहाँ से आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों के पास कम टाइम है तो टाइम कम समय में क्या कीजिएगा आप लोग सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को करते जाइएगा, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइएगा, आप कितना सही कर पाते हैं वो सिर्फ देखिएगा, ठीक है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को कहते हैं। तो सोचने की प्रक्रिया जब भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृति प्रभावित भाषा, ऑप्शन नंबर बी भाषा निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक भाषिक उद्धृत। बताइए हम लोग तो क्या हो जाएगा ये। भाषा से संबंधित है तो ये हो जाएगा भाषा बिंदीदी। तो ऑप्शन ऐसे समझ में आएगा भाषा संबंधित भाषा निधि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी भाषा को स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके खाली जगह नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो जो स्वीकृत ध्वनि नियोजन है उसको नियम के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन ध्वनि संबंधी, ऑप्शन में व्याकरणिक संबंधी, ऑप्शन में वाक्यात्मक संबंधी, ऑप्शन में विभक्ति विषय। ये तो आसान ही होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया ध्वनि संबंधी, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट भी याद रखें, जैसे ध्वनि संयोजन तो इससे ध्वनि से ही संबंध होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें बोलता है सृजनात्मकता को कला की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए सृजनात्मक की संबंधित अवधारणा से माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दैव बौद्धिकता, ऑप्शन में रावादार बौद्धिकता, ऑप्शन में अभिसृत सोच, ऑप्शन नंबर डी विदित सोच।
बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? सृजनात्मक को क्या माना जाता है? ये विविध सोच माना जाता है। क्या माना जाता है? विविध सोच माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसको हम टेक्स्ट को थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, क्या बोलता है? यह बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है गाल्टन के द्वारा, ऑप्शन है बीने के द्वारा, ऑप्शन है स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन में टर्मन के द्वारा। चलिए बताइए आप लोग। तो कौन दिया था? ये स्टर्न के द्वारा। बुद्धि लब्धि परीक्षा कौन दिया? स्टर्न के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें खाली जगह महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे-छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने से कौन से, मतलब कितने से कितने वर्ष के बीच में बच्चा छोटे-छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है? पहला 12 से लेकर 18 साल, ऑप्शन में 18 से लेकर 24 साल, ऑप्शन में साल नहीं मतलब माह में है, 24 से लेकर 30, और ऑप्शन नंबर डी 30 से लेकर 36। तो कितने महीनों के बीच में बच्चा क्या कहता है? बोलना शुरू कर देते हैं। कितने माह के बीच में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? 18 से लेके 24 माह। 18 से लेके 24 माह मतलब लगभग 2 साल, ठीक है? तो वो 2 साल के आस-पास में बच्चा क्या छोटे-छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें क्या बोलता है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, तो बताना है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली जगह है, किस संदर्भ में बनाई जाती है? तो बताइए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है किसके संबंध में? पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, ऑप्शन में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, ऑप्शन में ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में बनाई है। बताइए किसके संदर्भ में बनाई जाती है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसके संबंध में? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में बनाई जाती है, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें होता है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त हो जाती है। तो बताना है किसी वस्तु है का अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त हो जाती है, वो क्या है? संवेदी गामक, ऑप्शन है पूर्व परिचालन, ऑप्शन है मूर्त परिचालन, ऑप्शन में औपचारिक परिचालन। चलिए बताइए। ये तो क्या हो जाएगा? पियाजे की अवधारणा किस है विकास के चरण में? ये संवेदी गामा कहता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। विकास में 4 अवधारणाएँ बताए थे कौन-कौन? एस, पी, सी, एफ। सेंसरी मोटर स्किन, प्री-कंप्रेशन, कंक्रीट मोटर स्किन और एक फॉर्मल, ठीक है? तो ये 4 अवस्थाएँ बताए थे, ठीक है? जैसे संवेदी गामा उसका पूर्ण समात्मा उसमें कंक्रीट होता है, ठीक है? अब फॉर्मल मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। तो ये सब 4 अवस्थाएँ थे, तो इसे संवेदी गाना इसमें क्या चरण पूछा है ना, तो ये संवेदी गाना क्षेत्र में, ठीक है? तो ये पूछा गया है, ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है, जब आप एक शिक्षक समूह के जोड़ा जाता है, इसको थोड़ा-सा टेक्स्ट को छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जा रहा है, ठीक है ना? चलिए, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कि आप एक शिक्षक समूह के जुड़ जाते हैं, ठीक है? शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य जो लोग हैं, उन्हीं की तरह के पोशाक धारण करते हैं। जो वो लोग पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह सारा-सारा सेम टू सेम मतलब कि होता है ना, एक टीचर है, तो टीचर वर्ग सारा ये ड्रेस पहने स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये ड्रेस पहनेंगे। तो उस असका मतलब जैसे कि कभी-कभी जैसा होता है, टीम होता है, ठीक है? जैसे बिट्टो हो गया, लोयला हो गया, केस्टो हो गया, तो अलग-अलग टीम कोई लाल कलर का पहने तो ये एक टीम हो गया, ब्लू कलर का है तो ये एक टीम हो गया, तो उसी तरह का पोशाक धारण कर लेते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑप्शन है समूह की पहचान का, ऑप्शन समूह की अज्ञाता का, ऑप्शन नंबर सी है समूह निर्देशित अनुपालन का, ऑप्शन नंबर डी समूह की अनुरूपता का। तो क्या पालन कर रहे हैं बताइए आप लोग? तो क्या पालन कर रहे हैं? समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं, तो समूह जो है उसके अनुरूप उसी के अनुरूप का पालन कर रहे हैं, ठीक है? पहचान नहीं करना पहचान करने के लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आज्ञा के लिए नहीं कर रहे हैं, समूह निर्देश का अनुपालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अनुरूपता का पालन कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो स्कूली बच्चे जो हैं उसके समाजीकरण की क्या संस्था है? पहला ऑप्शन है प्रमुख प्रमुख स्थायी स्कूल से बच्चों का होता है। ऑप्शन में प्रमुख स्थान स्कूली की दिनचर्या होता है। ऑप्शन में प्रमुख स्थान स्कूली की गतिविधियाँ होता है। ऑप्शन में प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो बताइए क्या होगा? चलिए, तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का समाजीकरण की एक
संस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए शरीर के केंद्रीय भाग के क्या परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है? तो शरीर के केंद्र की ओर और केंद्र भाग से परिधियों के अंग मतलब बाहर की ओर अंगांगों की ओर विकसित को दर्शाता है, क्या है? ये सब मैंने पढ़ा दिया तो वो सब देख लीजिएगा। पहला विकिरण विकास के सिद्धांतों को, ऑप्शन में विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को, ऑप्शन में मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, ऑप्शन में स्वप्नीय विकास के सिद्धांतों को। तो क्या हो जाएगा? ये मध्य भाग से क्या होता है? मध्य भाग से बाह्य विकास का सिद्धांत होता है। जैसे कि ये है, ठीक है, बच्चा, ठीक है, बच्चा, तो यहाँ से जब बच्चा का विकास हो रहा है मध्य भाग से क्या होता है? बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल होता है और दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो भी एक अस्थि और एक बाह्य करके विकास होता है, तो वो वाला भी है मोटर स्किल और ग्रोथ मोटर स्किल में होता है, ठीक है। तो ये बाह्य भागों का, ठीक है, विकास होता है, तो वो उसी के बारे में, ठीक है, मध्य भाग से विकास के सिद्धांत की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है? तो मतलब पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो पुरुष और महिला का निर्धारण समाज करता है, तो ये कौन बताएगा? मतलब क्या बताता है? लैंगिक एवं अंतर्निहित वातावरण को, ऑप्शन में लैंगिकता या आनुवंशिक प्रतिभा को, ऑप्शन में से लैंगिक एवं आज्ञाकारित्व आवरण को, और ऑप्शन नंबर डी लैंगिकता एवं सामाजिक आवरण को। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैंगिक एक सामाजिक आवरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लैंगिक एक सामाजिक आवरण को दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, लैंगिक एक सामाजिक आवरण को दर्शाता है, ठीक है। ये सब नहीं दर्शाता, अनुवंशिकता को नहीं दर्शाता, ये नहीं दर्शाता, ये नहीं, इसको दर्शाता है, इसको दर्शाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या बोलता है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली के उदाहरण क्या क्या है बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी कक्षा के बच्चों की स्थिति के निरूपण की विधि, ऑप्शन बी आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक अकादमिक प्रगति को दर्शाता है, और ऑप्शन नंबर डी अधिक क्या है? अधिगमताओं की उपलब्धियों को आकलन का। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिगमताओं का उपलब्धियों को आकलन को गणना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये अधिगमताओं का उपलब्धियां और आकलन के गणना को दर्शाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि अधिगमताओं की उपलब्धियों का आकलन शिक्षकों की सहायता करती है, ठीक है। किसमें सहायता करती है? अधिगम उपलब्धि जो अचीवमेंट होती है, उसमें किसमें आकलन जो किया जाता है, तो जो आकलन किया जाता है किसमें सहायता करता है? पहले अधिगमताओं को प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में करता है, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशाली एवं मूल्यांकन करने में, ऑप्शन में कक्षाओं को अधिगमताओं की क्षमता को समूह बनाने में, और ऑप्शन में शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो बताइए ये किसमें सहायता करता है शिक्षक को? चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण क्या है? शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशाली और मूल्यांकन करने में यह सहायता करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर क्या आधारित है? सामाजिक संतुलन, ऑप्शन समानता एवं समान अवसर, ऑप्शन सामाजिक अस्थिरता एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन में विश्व बंधुता। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी समान समता और समानता। ये क्या होता है? समता और समानता के बारे में भी आप लोग ये सब पढ़ा दिए हैं, तो वो सब भी देखिए। समता और एक समानता एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। समता और समानता क्या होता है? मतलब समता और समान अवसर प्रदान करता है, ये समता समानता नहीं है, समता और समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। समता समानता बाद में बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। तो बताएं दिव्यांगन अधिकार वर्ष कौन सा लागू किया था? पहला है 1992, ऑप्शन में 1995, ऑप्शन में 1999, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो ये बताइए कौन सा कब ये दिव्यांगता अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2016 में ये लागू किया गया था, ठीक है। तो ये 2016 में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या शिक्षक होना चाहिए? तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस वाले जो बच्चे होते हैं उसमें के लिए मतलब ऐसे विद्यालय किस टाइप का विद्यालय होना चाहिए जिसमें कि शिक्षक क्या होना चाहिए वो उसके बारे में पूछा गया था, तो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इतना, ठीक है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधता के आधार पर क्या होता है? वर्गीकरण की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, ऑप्शन में भी होता है
विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षण हो सके। ऑप्शन नंबर सी होता है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और ऑप्शन में बच्चों को समरूप अधिगमता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो बताइए शिक्षा को क्या करना चाहिए या किस प्रकार का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना था 17 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 था। चलिए बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों को विभिन्न शिक्षक अधिगम पद्धतियों का प्रयोग करके प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक है तो इतना करके हम बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या बोलता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है मतलब कितने कितने वर्ष के लिए 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए 3 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए या 6 से लेकर 22 वर्ष तक के लिए बताइए कितने वर्ष के लिए। तो ये तो आसान क्वेश्चन है आराम से कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से लेकर 18 वर्ष के लिए निःशुल्क अधिकार अधिनियम 2009 ये सुनिश्चित करता है। ठीक है ये याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर बोलता है विविध अधिगमता के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य से है। तो आपको बताना है विविध अधिगमताओं के लिए सुगम्य स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रणालियां प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा एवं नैतिक विचार। ऑप्शन नंबर बी बोलता है शिक्षण व्यवसायिक एवं सार्वभौमिक संहिता। ऑप्शन में शिक्षण के सार्वभौमिक मानवबंधीय दृष्टिकोण। और ऑप्शन में अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चलिए बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिगम की सार्वभौमिक की संरचना। तो क्या हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक की संरचना। ठीक है चलिए 21 नंबर है। इसमें क्या बोलता है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना समीक्षा करना उसके बाद संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है पहला है केंद्रीय कार्य। ऑप्शन में संज्ञान बोध। ऑप्शन में संज्ञान। ऑप्शन में समायोजन। तो क्या निहित है बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या निहित्य है संज्ञान बोधकीय निहित्य है। ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या बोलता है जब बच्चे क्या होता है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचता है तो उससे कहा जाता है। तो जो भी अपनी एक्टिविटी सूचना जो भी प्राप्त करता है उसके अनुभव के आधार पर जो सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियाती सोच। ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर सी अमूर्त सोच। ऑप्शन नंबर डी मूर्त सोच। बताइए जल्दी। सही क्या है मूर्त सोच जब बच्चों क्या कहता है सूचनाओं को ठीक है ये जीन पे आ जाने 4 अवस्थाएं थे जिसमें से मूर्त और अमूर्त सोच। ठीक है तो एक अमूर्त होता है एक मूर्त सोच होता है। तो अमूर्त अमूर्त सोच जो मूर्त सोच होता है कि अमूर्त अमूर्त सोच हो जाता है 11 प्लस के लिए। ठीक है 11 से 11 से ज़्यादा साल के लिए। अमूर्त सोच होता है जो 7 से लेके मतलब 2 से लेकर 6 वर्ष और 7 से लेकर 11 के बीच में। ठीक है 7 से लेकर 11 के जो बीच में होते हैं ये मूर्त सोच जिसमें तार्किक रीजनिंग आधार ये सब करना बच्चा नॉर्मल सीख जाता है। तो ये बता सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव का आधार पर सोच करता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या बोलता है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो जो अधिगमकर्ता शिक्षण के आधार पर जो उनकी कठिनाइयों को स्तर को समझने और उसको ध्यान रख कर उसको बच्चों को पढ़ाने की जो विधि होती है क्या कहते हैं। पहला तो विवेचन अनुदेश। ऑप्शन नंबर बी चयनित अनुदेश। ऑप्शन नंबर सटीक शिक्षण। ऑप्शन नंबर त्रुटिहीन अनुदेश। तो बताइए जो इस तरह का बच्चों को ध्यान रखकर पढ़ाते हैं तो ये कौन सी विधि होती है। चलिए बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा विधि है विविधीकरण विधि। तो इस तरह का जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा अलग से रूप से उसको क्लास में उसको अलग रूप से शिक्षित किया जाता है ताकि वो बच्चे क्या है अन्य बच्चों की तुलना में अच्छा बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इसमें बोलता है कि प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरणों की पूर्ववर्ती है। तो आपको बताना है क्या विशिष्ट चरण है। पहला है ऑप्शन अधिग्रहण। ऑप्शन है अभिप्रेरण। ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन है सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये तो आसान है। क्या है उसका प्रमुख चरण क्या है सामान्यीकरण। तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है तो ये क्या है सामान्यीकरण। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 इसमें बोलता है जजों का यह मानना है कि संज्ञान और खाली जगह भाव होते हैं। तो संज्ञान और भाव होते हैं क्या भाव होते हैं अंतर्नियोजित होते हैं। ऑप्शन में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन में अंत संबंधित हो और संबंधी एकीकृत होते हैं। तो क्या होते हैं चलिए। तो इसका सही जवाब देखिए क्या था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्या था एक दूसरे से क्या था स्वतंत्र होते हैं। तो यह क्या था स्वतंत्र होते हैं। ठीक है
ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या बोलते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक क्या कहते हैं, बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की क्या विधि है। जैसे पहले से जो भी बच्चा है सीखा हुआ है उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि बेटा हाथी, हाथी का 4 पैर होते हैं, तो इसके बारे में तो बच्चे जानता है, बट उसी में और वो ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, हाथी के बारे में और अच्छा डिटेल देना चाहते हैं, तो वो जो शिक्षक क्या कहते हैं उसको अच्छा सा प्रदर्शन देकर उसको शिक्षण बढ़ाते हैं। वो क्या है, पहला अनुकरण करके, अवलोकन करके, संशोधन करके या प्रतिरूप करके। तो ये तो बहुत आसान है, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या आ जाएगा इसका, प्रतिरूपण करके, तो उसका क्या होता है, उसका प्रतिरूपण करके उसको क्या कहता है, एक्सप्लेन कर, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मीन में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, क्या बोलता है, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, मैना और जेनिस के अनुसार, मैन और जेनिस के अनुसार बोलता है, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, अब विकल्पों की सूची बनाते हैं, ठीक है, तो इसके फायदे और नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या प्रस्तुत करता है, पहला है चौकस, ऑप्शन सतर्क, ऑप्शन निवर्तमान, ऑप्शन में न पूछता। तो क्या प्रस्तुत करता है बताइए। चलिए तो क्या प्रस्तुत करते हैं, ये सतर्कता को प्रस्तुत करते हैं, अलर्ट को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समस्या सुधारक बच्चा, ठीक है, समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कई कथनों, सच्चाई और संभावनाओं को मूल्यांकन करता है। तो बताइए सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला सृजनात्मक, ऑप्शन सौंदर्यबोध, ऑप्शन अमूर्त, ऑप्शन डी तार्किक। चलिए बताइए क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी तार्किक। तो यह क्या है, तार्किक सोच को बताता है, ठीक है, मूल्यांकन करता है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस दिए गए कार्यों को करते समय क्या बच्चों को स्वयं आनंद लेने हुए अनुभव का प्राप्त होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, बच्चा क्या कहता है, अपना जो कार्य है उसको क्या है, उससे क्या है बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तो वह क्या है, पहला ऑप्शन ड्रिल और अभ्यास, ऑप्शन उपभोक्ता प्रयास कार्य, ऑप्शन निर्माणात्मक प्रयास कार्य, ऑप्शन समस्यात्मक प्रयास कार्य बताइए। क्या ये तो आसान है, क्या उपभोक्ता प्रकार का कार्य क्या है, तो बच्चे उससे क्या करते हैं, निर्माण कर रहा है, ठीक है, आनंद लेते हैं और उस कार्य के द्वारा कुछ बच्चे को निर्माण करते हैं, तो वो उपभोक्ता का प्रयास कर रहा है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधियों में अधिगम संवेदन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और हर जगह संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, गतिबोधक है, ऑप्शन कर्ण कठोरता है, ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण होता है, ऑप्शन अवलोकन है। चलिए बताइए क्या होगा। ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या हो जाएगा ऑप्शन में गतिबोधक। तो क्या है, ये गतिबोधक, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और उसके बाद सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। हम कल करने वाले हैं जो 2000 मतलब कि 25 2024 वाला, ठीक है, 24 में जो सीडीपी से पेपर 2 में, सीडीपी से पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया जो पिछले दिसंबर सेशन में, ठीक है, उसका हम सीडीपी करवाने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन आया है सीडीपी टोटल का 21, 22, 23, 24 का जितना भी है सारा का सीडीपी को क्वेश्चन करवाएंगे, फिर एसएसटी करवाएंगे, फिर साइंस करवाएंगे, फिर जो टॉपिक बचते जाता है उसको सारा एक लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवाएं, ताकि आपका एग्जाम से पहले आपका सारा कंप्लीट हो जाए। और मैंने सीटेट का जो एनसीईआरटी का सीरीज बनता है क्लास 6 का, वो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो जो कभी वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने एग्जाम में सीटेट में मैंने कैसे पास किया हूँ उसके बारे में भी उस एक्सप्लेन करवाया हूँ, और मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, एग्जाम में जो जो टॉपिक पढ़े हैं और जो एग्जाम में आया था वही टॉपिक सिर्फ आपको मैंने एनसीईआरटी से कंटेंट को लाया हूँ और बढ़िया से तरीके से पीपीटी तैयार करवाया हूँ, ताकि आप उसको देख के अच्छे से कर सके, ठीक है। तो जब देखिए एनसीईआरटी है लंबा सीरीज, ठीक है, लंबा है, बट आपको उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए मैंने उसमें हाइलाइट करके जिसमें जो रेड कलर का पॉइंट करके उसमें जो हाइलाइट किया उसको आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, आप पक्का सीटेट में अच्छा से अच्छा स्कोर करके पास कर जाइएगा, ठीक है। तो आपको यदि वो वीडियो देखना है तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर नया सीडीपी का